एवरी संडे लगभग डायलॉग विथ मॉन्क का एक सीरीज जैसा कुछ चल रहा है। उसी क्रम में आज के संडे का टॉपिक रखा हुआ है इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। लाइफ में बहुत सारे लेसन सीखे जाते हैं, सिखाए जाते हैं, और कुछ लेसन ऐसे होते हैं जो अपने आप सीख लिए जाते हैं। बच्चा होता है, स्कूल जाता है, स्कूल जाने से पहले आजकल प्री स्कूल शुरू हो गई, प्ले स्कूल शुरू हो गई, और उससे पहले से ही मम्मी पापा भाई बहन उसे सिखाना शुरू कर देते हैं। बचपन में सीखता है, स्कूल में सीखता है, कॉलेज में लेसन्स होते हैं, यूनिवर्सिटी में है, और उसके बाद लाइफ का रियल लेसन शुरू होता है। बहुत सी बार इन सारे इम्पॉर्टेंट लेसन्स के बीच में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो जाती है। आज सुबह ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे जेन नेक्स्ट के युवकों के साथ में, तो उसमें लगा कि एक पार्ट जो लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है बैलेंस। यदि बैलेंस करना कोई सीख जाए तो बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। एंड बैलेंस कितना इम्पॉर्टेंट है, यदि देखा जाए तो एक आदमी चलता है तो उसका बॉडी का यदि बैलेंस बराबर है तभी वो चल पाता है, खड़ा रह पाता है। यदि बैठा है तो उसके पीछे भी बैलेंस का कोई एक फैक्टर है। बिना बैलेंस के ना तो खड़ा हो सकता है, ना चल सकता है, ना बैठ सकता है। इसके सिवाय यदि हेल्थ के सेक्टर में देखें तो हर आदमी अपने वेट को, बॉडी मास इंडेक्स को बैलेंस रखना चाहता है कि मेरा बीएमआई ठीक है कि नहीं है। इसी तरीके से यदि वर्क में देखें तो बैलेंस शीट को सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता है कि मेरा इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का बैलेंस बराबर है या नहीं है। यदि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का बैलेंस सही नहीं हो तो पूरा बिजनेस ही गड़बड़ा जाएगा। सो बैलेंस शीट इसीलिए बनाई जाती है कि आप अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को मैच कर सको कि वेदर इट इज गोइंग इन द राइट वे और रॉन्ग। इसी तरीके से यदि छोटी चीज़ों में भी आ जाऊं, खाना है तो खाने में भी तो बैलेंस है ना, नमक कितना डालना। यदि नमक का बैलेंस बिगड़ जाए तो पूरा खाने का बैलेंस बिगड़ सकता है। किसी भी चीज को आप लाइफ में अपना के देख लो, हर जगह बैलेंस का इंपॉर्टेंस है। ये यदि बैलेंस हम बाकी चीजों में भी अप्लाई करना शुरू कर दें, जैसे कुछ चीजें जो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मैं बहुत सी बार डिस्कस में इस चीज़ को लिया करता हूं कि एक गाड़ी के 4 टायर होते हैं। एंड यूजुअली आप जिस भी गाड़ी में बैठते हो अदर देन ट्रैक्टर, चारों टायर इक्वल जैसे होते हैं। और यदि 4 टायर नहीं हो तो शायद उसका बैलेंस नहीं होगा, एक टायर निकाल दिया जाए और 3 टायर की मर्सिडीज मैंने तो अब तक नहीं देखी। ऑटो तो देखा है, बट उसके सिवाय उसको भी बीच में रख के ही बैलेंस किया जाता है, तो बिना बैलेंस तो गाड़ी नहीं चलती। सो यदि लाइफ में भी देखें तो 4 पार्ट ऑफ लाइफ है। 1 इज सोल, इट्स स्पिरिचुअलिटी। सेकेंड हो गया अपना फैमिली, थर्ड हो गई सोसाइटी, एंड फोर्थ हो गया बिजनेस। सो बिजनेस का जितना इम्पॉर्टेंट रोल है आदमी के लाइफ में, उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल उसकी सोसाइटी का या फ्रेंड्स का भी है। जितना इम्पॉर्टेंट रोल इनका है उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल उसकी फैमिली का भी है। और इन सब से भी और आगे चलूँ तो उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल उसके सेल्फ का भी है। सेल्फ में सोल भी है, बॉडी भी है। तो बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो बिजनेस सफर करेगा। बिजनेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो खाने को नहीं मिलेगा। यदि खाने का ध्यान है, बिजनेस का ध्यान है, फैमिली को ध्यान नहीं रखेंगे तो शायद कोई बनाने वाला ही नहीं होगा।
यदि फैमिली में ही केवल उलझे रहेंगे तो फैमिली के पास खाने को कुछ नहीं होगा। सो ओवरऑल जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक कोई भी चीज ठीक नहीं होगी। सो बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ द लाइफ, ऐसा मैंने पाया। तो इसलिए इतना सा फर्क जरूर है कि चारों का इक्वल पार्ट नहीं होता। टाइम के अकॉर्डिंग बैलेंस थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है, कभी इस चक्के पे ज्यादा है, कभी पीछे वाले पे लोड ज्यादा है। जैसे एक छोटा बच्चा जन्मता है तो जन्म के समय में उसके लिए बिजनेस नहीं होता, वो सेल्फ से शुरू करता है, उसे और किसी से कोई मतलब नहीं है, राइट। उसके बाद जब वो बड़ा होता है तो सेकेंड फैक्टर उसके साथ जुड़ता है, दैट इज फैमिली। वो अपनी मम्मी को पहचानता है, पापा को पहचानता है, फिर दादा दादी, भाई बहन, उन सबको एक फैमिलियर होता है। थर्ड पार्ट उसके लाइफ का आता है जिसमें सोसाइटी बनाता है, फ्रेंड सर्कल डेवलप करता है, स्कूल कॉलेज के समय पढ़ने वाले दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, एक सोशल सर्कल। फोर्थ पार्ट होता है कि जब वो बिजनेस में एंटर करता है। प्रॉब्लम यहां पे है कि जब वो बिजनेस में एंटर करता है उसके बाद वो सब कुछ बिजनेस को दे देता है, सेल्फ को भी भूल जाता है, फैमिली को भी भूल जाता है, सोसाइटी को भी भूल जाता है। जबकि होना यह चाहिए कि इन तीनों का हिस्सा बना रहना चाहिए, में भी परसेंटेज कम ज्यादा अकॉर्डिंग टू एज करते रहना चाहिए। आफ्टर दैट अगेन यदि देखें तो होना क्या चाहिए, जैसे हम ग्रो किए हैं वैसे ही हमारा वापस रिवर्स होना चाहिए कि आफ्टर 50 बिजनेस वाले पार्ट को कर्टेल करो, सोसाइटी वाले पार्ट को बढ़ाया जा सकता है, फैमिली वाले पार्ट को बढ़ाया जा सकता है और सेल्फ वाले पार्ट को बढ़ाया जा सकता है। सो जो बिजनेस आवर्स हैं उनको यदि हम हर साल आधा आधा घंटा कम करते चले आफ्टर 50 तो बहुत इजीली बिजनेस से फ्री हो सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन को बिजनेस शिफ्ट किया जा सकता है, उन लोगों को ग्रो होने का चांस मिल सकता है। और आपने अब तक जो मिस किया खुद की लाइफ के लिए, स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक, माला, अध्यात्म, जो कुछ भी, उनको पूरा किया जा सकता है। फैमिली में लगभग तब तक पोते वगैरह आने वाले होंगे तो उनके लिए केयर किया जा सकता है। सोसाइटी को गिविंग बैक तो उस समय वो किया जा सकता है। सो ये सोसाइटी में, फैमिली में और सेल्फ में आने का समय होता है। एंड आफ्टर 60 यदि देखूं तो मुझे लगता है कि फिर थोड़ा सोसाइटी को भी कम कर देना चाहिए। और बहुत से लोग जो बैलेंस नहीं रख पाते वो सोशल लाइफ में इतने उलझ जाते हैं कि आफ्टर 70 या आफ्टर 80 भी वो सोशल लाइफ छोड़ने को तैयार नहीं है। अध्यक्ष तो मैं ही बनूंगा, अदरवाइज मेरा ही बनाया हुआ कोई एक आदमी होगा और जो मुझे पूछ पूछ के काम करेगा। बिजनेस इज फॉर लाइफ, लाइफ इज नॉट फॉर बिजनेस। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि बिजनेस इज फॉर लाइफ, लाइफ इज नॉट फॉर बिजनेस। उसी तरीके से सोसाइटी इज फॉर लाइफ, लाइफ इज नॉट फॉर सोशल सर्विस। एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बट सबका इंपॉर्टेंस अपने टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना चाहिए। उसके बाद आप परामर्शक, मार्गदर्शक, संरक्षक बनो, एक्टिव रोल छोड़ दो। तो फिर क्या करें? तो एक्टिव रोल अब बचा किसका? फैमिली एंड सेल्फ। सो 70 to 80 अपने टाइम को फैमिली के साथ में और सेल्फ के साथ में और ज्यादा डिवोट कर दो। एंड आफ्टर 80 फैमिली को भी छोड़ देना चाहिए, मतलब उससे अटैचमेंट छोड़ दो और पूरा पूरा सेल्फ में जैसे एक बच्चा था वैसे बन जाओ। तो ये वर्क का, लाइफ का एक बैलेंस का पार्ट होता है। सो चारों का इक्वल शेयर तो नहीं हो सकता, पर चारों का शेयर रहे। बचपन में उसका ज्यादा था, वृद्धावस्था में उनका ज्यादा है और बीच में चारों का स्टेज चलता रहे तो वो एक बैलेंस्ड लाइफ हो जाती है। और मैं यदि बैलेंस की चर्चा करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल बैलेंस, जिसे हम चाहे फिटनेस कह दें। यदि शरीर ठीक नहीं है तो बाकी चीजें काम नहीं करेगी, ना तो बिजनेस काम करेगा और ना ही धर्म होगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो फिजिकल बैलेंस होना इंपॉर्टेंट, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल बैलेंस होना।
फिजिकल बैलेंस तो लोगों का फिर भी फिट हो जाता है, कुछ का जीनेटिक है, कुछ की लाइफस्टाइल ठीक है, और कुछ लोग योगा, वॉकिंग, रनिंग, जिम, एक्सरसाइज आदि करके ठीक हो जाते हैं। नहीं तो बहुत सारे डाइटिशियन ऐसे हैं जो फिजिकल बैलेंस ठीक करने के लिए मौजूद हैं। मेंटल बैलेंस का क्या करें? यदि मेंटल बैलेंस प्रॉपर नहीं हो तो फिजिकल क्या काम आएगा? आधे से ज्यादा हार्ट अटैक इसलिए नहीं हो रहे कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आधे से ज्यादा हार्ट अटैक इसलिए होने लग गए क्योंकि स्ट्रेस लेवल ज्यादा है। मेंटल स्ट्रेस प्रेशर इतना ले लेते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि वाई वी आर वर्किंग। वर्क कर किस लिए रहे हैं? इसलिए कि हम सुख और शांति के साथ में लाइफ स्पेंड कर सके, मैं अच्छे से मेरे परिवार के साथ रह सकूं। तो प्रेशर इतना कभी नहीं लेना चाहिए कि मेरा लाइफ ही डिस्टर्ब हो जाए। सो मेंटल बैलेंस को चेक करते रहना चाहिए, और मेंटल बैलेंस को क्योर करने के लिए या मेंटल बैलेंस को वापस अपने व्हील को अलाइन करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है साधु संतों के पास जाना। जब जब आप साधु संतों के पास जाएंगे, उनके लेक्चर सुनेंगे, उनके साथ में डिस्कस करेंगे, कुछ उनके साथ में काउंसलिंग जैसा करेंगे, तो बहुत सी बार आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन का कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। ऑल द मॉन्क्स नन्स आर जस्ट लाइक अ फ्रेंड गाइड फिलोसोफर। आप उनके पास जाएं, डिस्कस करें, तो कुछ ना कुछ समाधान मिलेगा। और ऐसे फ्रेंड गाइड फिलोसोफर हैं जो आपसे कोई फीस नहीं लेते, लगभग तो अपॉइंटमेंट के बिना ही जाते हैं, सीधा जाके पूछते हैं महाराज मेरे ये प्रॉब्लम है क्या करूं, और उसके बाद भी उनकी कोई फीस नहीं है। तो इससे अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? जहां यूएस में तो मेंटल काउंसलिंग के लिए हजारों डॉलर की फीस देनी पड़ती है, यहाँ पे हर साधु संत आपके लिए रेडी है, अवेलेबल है, और इतने यूजफुल नॉलेजेबल रिसोर्सेस हैं। मैं एक नहीं, मेरे जैसे 800 और हैं। किसी के भी पास चले जाएं, आपका जाएगा कुछ भी नहीं, कुछ ना कुछ मिलेगा, कोई ना कोई सॉल्यूशन हो सकता है। एक के पास न मिले, दूसरे के पास मिले, तीसरे के पास मिले, बट वो मेंटल बैलेंस को बराबर करने के लिए काम आएगा। उस मेंटल बैलेंस के साथ एक और इंपॉर्टेंट बैलेंस का पार्ट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, विच इज इमोशनल बैलेंस। आजकल जो बड़ी प्रॉब्लम है वो इमोशंस की है। सबसे इंपॉर्टेंट कि इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते, और इमोशन में दो इमोशन सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। नंबर 1 इज फियर एंड नंबर 2 इज एंगर, जेलेसी। तो जेलेसी और एंगर तो कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मिक्स हो जाता है, ईगो और एंगर का भी कनेक्शन है। दूसरा है फियर। तो जहां जहां फियर की प्रॉब्लम है, उस इमोशनल बैलेंस को यदि ठीक करना है तो यहां पे आपके सबसे यूजफुल होगा साधु संतों के पास जाना, नंबर 1, एंड नंबर 2 मेडिटेशन। जितना मेडिटेशन करेंगे उतना आपका बैलेंस बराबर रहेगा इमोशन का, क्योंकि हमारे जितने भी इमोशंस हैं वो मोस्टली फ्रंटल लॉब के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। इमोशन का जो मेन सेंटर है वो कहीं ना कहीं तो ब्रेन से ही गवर्न होगा। तो ब्रेन से जो गवर्न हो रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है फ्रंटल लॉब का। फ्रंटल लॉब के ऊपर में मेडिटेशन करो। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने बताया कि ज्योति केंद्र प्रेक्षा का अभ्यास करो। ज्योति केंद्र प्रेक्षा ये हमारे ललाट के बीचों बीच, जस्ट सेंटर ऑफ द फॉरहेड, इस जगह पे आगे से लेके पीछे तक, दैट इज आवर सेंटर ऑफ एनलाइटनमेंट। ज्योति केंद्र, यहां पे सफेद रंग का ध्यान, ऐसा विजुअलाइज करना है कि पूर्णिमा के चांद की सफेद रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही है और वो यहां से भीतर तक, आगे से पीछे तक जा रही है। तो इससे हमारे पीनियल, पिट्यूटरी, इन सब के ऊपर में फ्रंटल लॉब पे जो असर पड़ेगा वो इमोशन को बैलेंस करता है। एंड आफ्टर 2-3-5 मिनट्स इस वाइट लाइट को पूरे फॉरहेड पे स्प्रेड करना है कि पूरा फ्रंटल लॉब, पूरा ललाट का एरिया वाइट लाइट से भर गया है।
उस वाइट लाइट को देखते रहे, आप अपने आप पाएंगे कि विद इन अ मंथ एक मिरेकल जैसा हुआ और मेरे इमोशंस ठीक होने लग गए। और ऐसा सैकड़ों लोगों ने आजमाया है। ज्योति केंद्र प्रेक्षा का एक छोटा सा प्रयोग भी यदि डेली 10 मिनट किया जाए तो गुस्से को कम किया जा सकता है। यदि हम यहाँ पे उसके बाद में फिर हमें अपने आप को भावना देनी है ऑटो सजेशन के द्वारा कि माई एंगर इज वेनिंग, माई इमोशंस आर बीइंग पेसिफाइड, मेरी उत्तेजनाएं शांत हो रही है, आवेश शांत हो रहे हैं। तो उस सजेशन के द्वारा, चूंकि बॉडी रिलैक्स्ड है, सो रिलैक्स्ड बॉडी हमेशा सजेशंस को बेटर फॉलो करती है। तो वो ज्योति केंद्र प्रेक्षा का ये जो 5 से 10 मिनट का प्रयोग है, उसको अपने लाइफ में अपना लें तो आपका इमोशन बैलेंस हो जाएगा। छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स हैं इमोशनल बैलेंस के, जिसे हम लोग करते हैं पर ये नहीं पहचानते कि वो इमोशनल बैलेंस का टिप है। लाइक एक दूसरा एग्जांपल दूं, खमत खामना, एक दूसरे से माफी मांगना, क्षमा याचना करना, ये क्या है? ये आपके इमोशन को ही तो बैलेंस करने का तरीका है कि आपका जो एंगर का इमोशन था वो वहां से निकल गया, आपने माफी मांग ली तो जो भीतर में एक कांटे की तरह चुभा हुआ था वो खत्म हो गया। सो ये इमोशनल बैलेंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जैन फिलॉसफी में मिलता है कि खमत खामना करो, हर आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझो, आय तुले पयासु। भगवान महावीर ने ये जो उद्घोष दिया कि हर जीव में मेरी तरह एक जीव है, तो जब सब में जीव है तो सब मेरे जैसे हैं, अब सब मेरे जैसे हैं तो मेरे मित्र हो गए, वी ऑल आर सिमिलर। तो जहां पे हम सब एक जैसे हैं, मेरे में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है, तो फिर जेलेसी खत्म हो जाएगी। जेलेसी तो तभी होगी कि जब या तो मैं बड़ा हूं या वो बड़ा है, या मेरे में ईगो होगा कि मैं बड़ा हूं, या मेरे में जेलेसी होगी कि वो मेरे से इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। बट जब मेरे मन में ये आ जाए कि हम सब एक जैसे हैं, सभी बढ़े सभी आगे चले, तो ना ईगो होगा ना जेलेसी होगी। एक खमत खामना के सूत्र में इन सारे इमोशंस को पेसिफाइड किया गया है। जब मैं एक अपने नौकर से खमत खामना करूंगा हाथ जोड़ करके, तो ईगो कहाँ रहेगा? जब मैं खमत खामना करूंगा तो एंगर कहाँ से रहेगा? जब मैं दूसरे से माफी मांगूंगा तो मैं जेलियस कैसे हो सकता हूं? ये आना चाहिए विद इन। ऐसा नहीं कि केवल हाथ जोड़ के ऊपर से बोला खमत खामना, या आजकल तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर दो। और लोग आजकल इतने होशियार हो गए कि वो फॉरवर्ड भी करने की बजाय उसे ऑटो रिप्लाई में सेट करके रख दिया कि संवत्सरी के बाद सभी के खमत खामना आएंगे, जिसको आए उसको अपने आप चला जाए। तो इट मीन्स भीतर से तो पेसिफाइड नहीं हुए ना, तो भीतर से पेसिफाइड होना है। यदि उसको प्योर करना है, इमोशंस को पेसिफाइड करना है, तो खमत खामना का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हो जाए उससे। अदरवाइज शाम को सोते समय में रिट्रोस्पेक्शन के रूप में भी इसे किया जा सकता है। तो इससे हमारा इमोशनल बैलेंस बराबर होगा। एक टॉपिक सुबह के डिस्कशन में चला था, गैजेट्स। तो रिनीश ने पूछा कि गैजेट्स बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, सुबह से शाम तक ऑलमोस्ट स्क्रीन टाइम 6 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स हो रहा है, तो क्या किया जाए? तो ये तो आजकल इम्पॉसिबल है, मैं बोल दूं कि मोबाइल छोड़ दो और ऐसे ही रह जाओ, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब प्रेक्षा मेडिटेशन कैंप में आते हैं तो उन लोगों के लिए 8 दिन मोबाइल लॉकर में जमा करा दिया जाता है। उसमें भी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, बोला कि बैंक की OTP तो इसी में आएगी, क्या करूं? सो आदमी को हैंडीकैप्ड कर दिया कि विदाउट मोबाइल वो रह नहीं सकता। बिना खाना खाए तो 1 दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 28 भी कर सकता है, बट बिना मोबाइल 8 दिन रहना बहुत मुश्किल है। चैलेंजिंग जॉब, नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स स्टिल चैलेंजिंग। तो क्या करें? दूसरी तरफ यदि बहुत ज़्यादा गैजेट्स का यूज करेंगे तो आंखें में स्ट्रेन पड़ेगी, आंख खराब होगी। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन यदि जाएगा तो दिमाग उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा।
बहुत ज़्यादा ब्लू रेज जाएगी तो वो ट्रिगर करेगी। तो उसी पे कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ फार्मूलाज या सॉल्यूशन डिस्कशन में से निकला कि मोबाइल का भी बैलेंस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि सोने से आधी घंटा पहले मोबाइल को साइड रख दो, तो कम से कम जो लेट नाइट मोबाइल स्क्रॉल करने की आदत है वो छूट जाएगी। तो दूसरे एक ने बताया कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं कि सोते समय मोबाइल को पास में नहीं रखता, साइड टेबल पे नहीं रखता, सामने वाली दीवार पे रख के आता हूं। तो उठ के कौन जाएगा, तो आलस के कारण भी मोबाइल के यूज से बच जाते हैं। तो पुष्प बता रहा था कि उनके घर का रूल है कि जब खाना खाने बैठेंगे डाइनिंग टेबल पे तो मोबाइल को पहले रूम में रख के आओ, फिर डाइनिंग पे बैठो। तो एक छोटे से टिप्स भी कितने यूजफुल है कि खाने समय कम से कम हम मोबाइल के बैलेंस से बच गए। तो अरियंत कह रहा था कि मैंने तो सिंपल उसमें एक सिस्टम डाल रखा है कि वो फोन में मेरा जो फर्स्ट रिंग आएगी वो बजेगी ही नहीं, ओनली कॉन्टैक्ट से आएगा, सेकेंड रिंग तो ही बजेगी। सो दिस इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। तो ऋषभ कह रहा था कि इसने बहुत साइंटिफिक तरीका बताया कि वाई वी आर यूजिंग द मोबाइल, क्योंकि मोबाइल के स्क्रीन और उसके कलर्स के वेरिएशन से हमारा डोपामाइन बढ़ रहा है। सो वी आर फीलिंग गुड, और फीलिंग गुड तो हम उसको और देखना चाहते हैं। तो उसने इसका सॉल्यूशन बताया कि फोन को ही मोनोक्रोम कर दो। तो उसके फोन की स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट है, जिस समय कोई इमेज देखना है तो वो उसको कलर मोड में लाता है, अदरवाइज इट इज ब्लैक एंड व्हाइट। सो ब्लैक एंड व्हाइट इतना मोनोटोनस है, उसको देखने की इच्छा नहीं होती। सो इस तरीके के कितने प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस सारे लोग जानते हैं। एक सिंपल सा तरीका आया कि व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप्स हैं, उनको आर्काइव करके छोड़ दें, जब देखना है तो देखो, अदरवाइज वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इंस्टाग्राम पे उन सबको अनफॉलो कर दे जिनसे हमारा कोई काम ही नहीं है। तो रील्स को जो देखने के लिए जाते हैं और आधी आधी घंटे तक जस्ट वो स्क्रॉल होता है, बिकॉज इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आर वेरी स्मार्ट, दे नो द एल्गोरिदम, दे प्ले विथ एल्गोरिदम कि आदमी क्या देखना चाहता है, उसके हर बिहेवियर को कैप्चर करके उसके अकॉर्डिंग ही दिखाता है। और आदमी देखता है कि मेरे इंटरेस्ट की देखो सारी चीजें दिख रही है, तो वो उसी में अपने टाइम स्पेंड कर देता है। तो गैजेट्स को रोका जा सकता है। हर पेरेंट ये तो चाहता है कि मेरा बच्चा इतना मोबाइल नहीं देखे। बहुत से लोग आते हैं, कंप्लेन करते हैं, महाराज इसको थोड़ा मोबाइल कम करवा दो। मैं बोलता हूं पहले खुद कम करो, बच्चा अपने आप ठीक हो जाएगा। और बच्चे को दिया किसने मोबाइल? जब भी पेरेंट्स बिजी होते हैं, उनको लगता है कि बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको मोबाइल देते हैं, बोला ये गेम खेल ले थोड़ी देर। तो उस बच्चे को भी इंटरेस्ट पैदा हो गया, वो वही देख के बड़ा हुआ है। यदि फैमिली में ऐसा कुछ मोबाइल का भी बैलेंस कर दिया जाए तो ये भी एक लाइफ के बैलेंस का पार्ट हो सकता है। किसी भी एरिया में देख लें कि बैलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्पिरिचुअल साइड हो। यदि आप पूरे स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो शायद घर में बैलेंस नहीं कर पाएंगे, यहां तो कर पाएंगे, वहां नहीं कर पाएंगे। और यदि पूरे स्पिरिचुअल होने की बजाय मटेरियलिस्टिक हो जाएंगे तो अपने लाइफ का बैलेंस बिगाड़ बैठेंगे। खाने का भी बैलेंस है, बैलेंस इज लाइफ। खाना अच्छा है या बुरा, पढ़ना अच्छा है या बुरा, रीडिंग इज गुड। 24 घंटा पढ़े तो बुरा हो जाएगा। उसका भी तो संयम ही करना है कि 24 घंटा आदमी 24 आवर नहीं पढ़ सकता, न उसको पढ़ना चाहिए। पानी पीना अच्छा है, पर यदि दिन भर ही पानी पिए तो क्या होगा? बादाम खाना बहुत अच्छा है, पर यदि दिन में 1000 बादाम रोज खाए तो क्या होगा? बोले नहीं, डॉक्टर ने कहा था बादाम खाया करो। सो एवरीथिंग इज गुड, बट बैलेंस के साथ में। किसी ने भी यदि मेडिकल की रिपोर्ट कराई हो तो वहां पे डॉक्टर ये नहीं कहता कि आपका कैल्शियम स्कोर इतना होना चाहिए कि बहुत ज्यादा हुआ सो यू आर मोर गुड। वो बोलेगा बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि यदि कैल्शियम बहुत ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है, कम है तो भी प्रॉब्लम है, बीपी लो है तो भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर हाई है तो भी प्रॉब्लम है, आदमी बहुत लंबा है तो भी प्रॉब्लम है, नाटा है तो भी प्रॉब्लम है। सब जगह बैलेंस इज इंपॉर्टेंट। वेट नहीं है तो बोलेंगे स्किनी है, वेट ज्यादा है तो बोलेंगे ओवरवेट है। तो क्या हुआ? बैलेंस।
किसी भी पार्ट को उठा लीजिए, बैलेंस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। मेकअप को ले लीजिए तो मेकअप में भी तो बैलेंस ही होता है ना, सब जगह बराबर होना चाहिए। डिजाइन करते हैं तो वो भी बोलते हैं कि डिजाइन में बैलेंस होना चाहिए। डांसिंग ले लें तो डांस में भी बैलेंस है, कोई सिंगिंग कर रहा है तो उसमें भी बैलेंस है, प्लेइंग कर रहा है तो उसमें भी बैलेंस है। सो बैलेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ एंड बैलेंस इज द आर्ट। दो बच्चों के साथ में भी बैलेंस करके चलना पड़ता है कि कोई इंफीरियर फील ना करे, कोई सुपीरियर फील ना करे, दोनों के साथ में बराबर का बिहेव करे, एक बैलेंस बना के चले। फैमिली में सबके साथ में बैलेंस रखना पड़ता है, तो अपने लाइफ में एक इंपॉर्टेंट चीज को सीख जाए कि बैलेंस इज लाइफ, बैलेंस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। हर चीज में बैलेंस को बिठाना सीख जाए और खुद को अलाइन चेक करते रहे कि मेरा अलाइनमेंट सही है या नहीं है, चाहे टाइम का हो, रिलेशंस का हो, इमोशंस का हो, किसी भी चीज का हो। अपने यदि बैलेंस को चेक करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि लाइफ में बहुत सारी चीजें ठीक हो सकेगी। न केवल बिजनेस की बैलेंस शीट बल्कि लाइफ की बैलेंस शीट भी अच्छी हो सकेगी, फैमिली की बैलेंस शीट अच्छी हो सकेगी, सोल की बैलेंस शीट अच्छी हो सकेगी। ये देखते चले कि मैंने दिन भर में पाप का काम कितना किया, धर्म का काम कितना किया। दिन भर तो आप सामायिक नहीं कर सकते, आई एम श्योर। दिन भर सामायिक करेंगे तो मेरे साथ होंगे, तो दिन भर सामायिक तो नॉट पॉसिबल। तो फिर क्या करें, दिन भर कर्म करते रहे और धर्म बिल्कुल भी ना करें तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो चेक करते रहे कि आज मैंने मेरी लाइफ में पाप कितना किया, कर्मों का बंधन कहाँ कहाँ किया। हो सकता है गुस्सा आ गया हो सकता है कहीं हिंसा की हो सकता है और कुछ किया हो, व्हाटएवर। होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है उसको रोकना और दूसरे साइड के बैलेंस को बराबर कर लेना। तो उतना उतना धर्म साथ में करते चले। जैसे मुझे लगता है कि यदि हम दिन भर में एक सामायिक कर लें, सो मोर और लेस एवरेज बैलेंस बैठ जाएगा। क्योंकि लाइफ में जानबूझ के तो कोई बहुत बड़ा पाप करता नहीं है। जब तक वो कॉन्शियस हो तो किसी को मारता नहीं है, किसी के साथ चीट नहीं करता, ऐसा भी कोई झूठ नहीं बोलता कि जिससे दूसरे की बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो ओवरऑल बिहेवियर तो ठीक ही है, माइनर चीज़ें दिन भर चलती है। सो दिन भर जो डस्ट आता है उसको क्लीन करने के लिए 10 मिनट का बात इनफ। दिन भर में जो घर में डस्ट आता है तो 10-15 मिनट की घर की क्लीनिंग रहने लायक बना देती है। उसी तरीके से 24 आवर में जितने हम कर्मों का बंधन करते हैं, यदि 48 मिनट्स भी उन कर्मों के बंधन को रोक करके खुद की क्लीनिंग का प्रोसेस कर लें तो इसमें आप बहुत कुछ बैलेंस कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपका मेंटल बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि सामायिक इज द प्रैक्टिस ऑफ इक्विनिमिटी। सामायिक ये नहीं है कि मुंहपत्ती बांध के 48 मिनट एक जगह बैठे रहना है और एक ज्ञान किरण की पुस्तक और एक माला पास में रखनी है, माला के बाद बुक से वो थक करके माला से थक करके वापस बुक से थक के माला, एंड जस्ट सीइंग द वॉच कि 15 मिनट और है अभी तो एक बार वापस एक माला और फेर लेता हूँ। दिस इज नॉट द वे ऑफ सामायिक। सामायिक कैसा करना चाहिए इसको लेके पूरा एक ऑलरेडी लेक्चर रखा था मैंने। सो पूरा 40 मिनट्स का ही लेक्चर है और मैं तो बोलता हूँ कि सामायिक करने से पहले समझना चाहिए कि व्हाट इज सामायिक, व्हाई टू डू सामायिक, फिलॉसफी ऑफ सामायिक, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउ टू डू सामायिक। हाउ टू डू बताते नहीं है, इतना बताते हैं कि व्हाट टू डू 48 मिनट एक जगह बैठना है, एक जगह बैठना, कुछ भी संसार का काम नहीं करना, धर्म करना, ये सामायिक है बस। और उसको लगता है 48 मिनट के लिए जेल में बिठा दिया, कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है, बोले माला फेर लो। कितनी देर फेरेगा? 48 मिनट तक तो कोई नवकार मंत्र का जाप इनिशियल कर नहीं सकता। इसलिए सामायिक का भी एक बैलेंस बनाना चाहिए। दोज हु आर प्रैक्टिसिंग फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम या फर्स्ट ईयर या एक ही करते हैं तो उन्हें यह करना चाहिए कि 10 मिनट्स फॉर चैंटिंग, 10 मिनट सामायिक में हम माला फेरेंगे,
तो 10 मिनट तो नवकार मंत्र की माला में, ओम भिक्षु की माला में या किसी में भी लगना ही लगना है। सो 10 मिनट्स फॉर चेंटिंग ऑफ मंत्रास। दूसरा 10 मिनट्स बुक रीडिंग, एक पुस्तक पढ़ेंगे, आर्टिकल्स आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी की, आचार्य श्री महाश्रमण जी की, गुरुदेव तुलसी की, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं। एक ही बुक को कंटिन्यू पढ़े, ऐसा नहीं कि कभी ये पुस्तक ली, कभी दूसरी पुस्तक ले ली, फिर उसके पेज फ्लिप किए, कुछ समझ में नहीं आया, अब क्या करें। सुनो, 10 मिनट्स एक ही बुक को कंटिन्यू 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज, जितना पढ़ना है पढ़ते चले। 10 मिनट्स फॉर मेडिटेशन, 10 मिनट ध्यान करें। पौन घंटा, आधी घंटा आपसे ध्यान हो, ये मेरी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। 10 मिनट मेडिटेशन। सो 10 मिनट का मेडिटेशन हुआ। 10 मिनट यदि आपको कोई ढालें आती हो, चौबीसी है, आचार्य भिक्षु के गीत है, या और कोई औपदेशिक गीत है, उनका संगान कर लें। एंड 8 मिनट्स में 5 मिनट्स जिसमें इंटरेस्ट है उसको 15 कर दें। 3 मिनट्स मैंने एक्स्ट्रा टाइम हाथ में रखा है कि एक से दूसरे में स्विच ओवर होने में कभी भी समय लग सकता है। तो नाउ इट्स ओनली 48 मिनट्स विच इज डिवाइडेड बाय इनटू 4 पार्ट। आपको घड़ी तो देखना पड़ेगा, पर यह देखने के लिए नहीं कि सामायिक कितनी बाकी है, ये देखेंगे कि हाँ अब मेरा पढ़ना कंप्लीट हुआ, नाउ आई हैव टू डू मेडिटेशन। अब मेरा मेडिटेशन कंप्लीट हुआ, नाउ आई हैव टू डू चैंटिंग और भजन और व्हाटएवर। तो यह जो अभिनव सामायिक का प्रयोग दिया हुआ है, वो यदि करेंगे तो सामायिक का बैलेंस होगा। और यदि एक सामायिक डेली करने लग जाए, थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, बट ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये 48 मिनट्स पूरे आपके मेंटल बैलेंस को ठीक कर देगा। यू आर रीडिंग द बुक्स। सो आप बुक्स पढ़ रहे हैं तो आपको इतने सारे अच्छे थॉट्स मिलेंगे जो आपके लिए न्यूट्रिशन का काम करेगा, ब्रेन के लिए पॉजिटिविटी भरेगी। यू आर डूइंग चैंटिंग फॉर 10 मिनट्स, so 10 minutes will create a better positive aura around you. 10 minutes you are doing meditation, so meditation से आपके इमोशनल बैलेंस और मेंटल बैलेंस को वो क्योर करेगा। 10 minutes you are doing the ढाल और भजन जो भी, तो उससे आपके हार्मोन्स के हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट होंगे। तो इस तरीके से यदि हम 48 मिनट सामायिक को भी बैलेंस्ड कर दें, तो ना तो सामायिक बोरिंग होगी, और वही सामायिक आपको डेली ऐसा लगेगा कि यदि सामायिक नहीं करूं तो मैं कुछ मिस कर रहा हूं। बहुत से लड़कों को देखा है जो डेली 40 मिनट्स टू 1 आवर वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक, 40 मिनट्स टू 1 आवर जिम जाते हैं, नियमित डेली जाते हैं। ऑफिस से आएंगे, खाना खा के जिम चले जाएंगे, आइदर ऑफिस से जिम जाएंगे, उसके बाद घर आएंगे एंड 40 मिनट्स वर्कआउट करते हैं। So if you can do 40 minutes workout just for your physical balance, तो यहाँ तो मैं फिजिकल से भी परे मेंटल, इमोशनल, ओरा, कर्म, एवरीथिंग इज नाउ गेटिंग द बैलेंस्ड। तो मुझे लगता है कि 48 मिनट्स का टाइम यदि खुद के लिए निकालें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बिजनेस आवर्स को कर्टेल करना सीखें, स्मार्ट बने। बिजनेस आवर्स जितना कर्टेल होगा, बिजनेस उतना बढ़ेगा। इन सब डिस्कस पे हम लोग पहले भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ द लाइफ इज बैलेंस इज लाइफ। अब इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो, सो क्वेश्चन आंसर आर वेलकम। मैं ये जानना चाहती थी कि भक्तांबर पढ़ने का कोई समय रहता है, या हम जब सामायिक करें तब भक्तांबर पढ़ सकते हैं? ऐसा है कि भक्तामर को सामायिक में भी पढ़ा जा सकता है। उसका जो यूजुअली टाइम होता है दिन के 12 बजे से पहले पहले। वंदे मुनिवरम। आज की दुनिया में ज्ञान तो लगभग सभी लोगों के पास में बहुत है। एक रिक्शे में बैठते हैं तो भी वो भी अपने को बहुत ज्ञान दे देता है, लेकिन आचरण में उतना दिख नहीं पाता है। जैसा कि गणाधिपति गुरुदेव तुलसी ने कहा था कि धार्मिक है पर नहीं है नैतिक, धार्मिक है पर नहीं है नैतिक, बहुत बड़ा विस्मय है। तो ज्ञान तो बहुत है लेकिन आचरण बहुत कम नजर आता है। इसके लिए क्या किया जा सकता है? आचरण में लाने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज होती है। फर्स्ट तो आदमी को याद दिलाते रहना, कि उसको याद दिलाया जाए यू हैव टू डू दिस, यू नीड टू डू दिस।
तो जितना उसको याद दिलाया जाएगा, रिकॉल करवाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस में बैक ऑफ द माइंड चला जाएगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। साधु संतों के पास जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो 50 बार सुना होगा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, कि समता में रहना चाहिए, कि धर्म करना चाहिए, कि कर्म बंधन से बचना चाहिए, व्हाटएवर। कभी ना कभी एक दिन वो दिमाग में स्ट्राइक करता है। सो जितना याद दिलाते हैं तो उसका थोड़ा असर रहता है। जैसे मैंने अभी इतना कुछ बोला है, मुझे नहीं लगता कि 100% सबको ही फॉलो करेंगे, बट ऐसा भी नहीं है कि कोई भी 1% भी फॉलो नहीं करेगा। सबको अपने अपने इंटरेस्ट का 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट मिला होगा, जिसको वो अपने लाइफ में थोड़ा अपनाएंगे। तो सुनते रहें। यदि हम डेली थोड़ा थोड़ा भी उसको ठीक करते रहें, तो थोड़ा थोड़ा भी क्योर करेंगे तो सब कुछ क्योर हो सकता है। सेकेंड चीज, यदि उसे अपनाना है तो एक हैबिट की तरह बना लें। कम से कम इसका अभ्यास 1 महीने तक करें। सो ऑलमोस्ट आफ्टर 21 डेज तो वो हमारे हैबिट में ही चला जाता है। उसके बाद वो आदत पड़ जाती है। तो एक बार किसी भी आदत को डालने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उसमें भी यदि कोई ग्रुप बन जाए, सब साथ बैठ के कर रहे हैं, तो एक दूसरे के सपोर्ट से वो हैबिट और अच्छे से डेवलप हो सकती है। तो फिर वो आचरणों में भी आना काफी हद तक संभव है। बनते, जैसा कि आपको विचित है कि मुंबई में काफ़ी लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो या तो वो ट्रेन से या बस में या कार में किसी प्रकार से अपने 2-3 घंटे ट्रैवल में निकालते हैं। उसका सही उपयोग कैसे करें ताकि नेगेटिव विचार नहीं आए, बिकॉज उस टाइम पे सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है। जैसे ही आप अच्छा काम करके निकलते हो, जैसे ही आप ट्रैवल करते हो, ऑटोमेटिकली वो आपका माइंड नेगेटिव में बदल जाता है। तो वो जो 2-3 घंटे को कैसे ऑप्टिमल यूटिलाइज करें कि कम से कम नेगेटिविटी आए। पूरे भारत में लगभग आचार्य श्री के साथ घूमने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि सबसे ज़्यादा यदि टाइम किसी के पास है तो मुंबई के लोगों के पास है। बाकी सारे सिटी वाले बिजी हैं। बॉम्बे वालों के पास में डेली एटलीस्ट दे गेट 3 आवर्स। उनका 3 आवर्स तो गाड़ी में जाना ही जाना है। तो गाड़ी के टाइम में उनके पास में 3 घंटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो उसका अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें हमने लास्ट भी डिस्कस किया था। बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय कार, प्रवचन सुन लो। सो आचार्य श्री के सारे प्रवचन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रवचन सब यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। प्रवचन सुनो। तो प्रवचन सुनने से लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएगी। और बहुत से लोगों ने बताया है कि वो लोग गाड़ी में ट्रेवल करते समय प्रवचन ही सुनते हैं। ऑफिस से घर जाते या घर से ऑफिस जाते, उनका एक प्रवचन का काम कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं जिन्हें सुना जा सकता है। सेकेंड पार्ट, चैंटिंग कर सकते हैं। सपोज यदि आप लोकल ट्रेन में हैं तो मुझे नहीं लगता कि प्रवचन सुन पाना पॉसिबल होगा। तो उसका अच्छा तरीका है कि वहाँ पे आप नवकार मंत्र का जप करते रहें। तो जितनी बार कर लें उतना अच्छा है। 10 बार हुआ, 12 बार हुआ, 100 बार हुआ, 200 बार हुआ, काउंटिंग की जरूरत नहीं है। जितना कर सके नवकार मंत्र का जप कर लें। खड़े खड़े भी कर सकते हैं, बैठे भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम पॉजिटिव एनर्जी को अपने साथ में, ओरा को बढ़ा सकें। तो इस तरीके के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे खुद की गाड़ी है, बुक रीडिंग यदि इजी अवेलेबल है तो कर सकते हैं। आजकल ऑडियो बुक्स अवेलेबल है। संबोधि ऐप है, जैन विश्व भारती ने जो बनाया है, संबोधि अस्पीको लाइब्रेरी, तो उसमें 800 से 900 बुक्स पीडीएफ फॉर्मेट में, ईपब फॉर्मेट में अवेलेबल हैं और सभी ऑडिबल हैं। तो प्रवचन सुने, बुक्स पढ़ लें, बुक्स को सुन लें, तो बहुत इजी हो सकता है। इसी तरीके से प्रेक्षा मेडिटेशन का मोबाइल ऐप है, उसके थ्रू आप बॉक्स ब्रीदिंग कर लें। समताल श्वास प्रेक्षा का प्रयोग 5 मिनट। तो डिपेंड कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं, कितनी दूर ट्रेवल कर रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग उस टाइम का भी प्रॉपर यूटिलाइज किया जा सकता है। श्री के चरणों में वंदन। समताल प्रेक्षा के लिए संदर्भ में एक क्वेश्चन है। आज फर्स्ट टाइम समीर भैया के साथ में हमने ये अनुभव किया, तो उसमें प्रोसेस, चारों प्रोसेस, इन्हेलेशन, होल्ड, एक्सहेलेशन एंड होल्ड का इक्वल टाइम ड्यूरेशन है।
तो मैंने कहीं एक किताब में पढ़ा था मुंशी कि इनहेलेशन शुड बी मोर, शुड बी लेस, एंड एक्सहेलेशन, बिकॉज आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो जब मैंने ये प्रयास किया तब भी मैं ऐसा 5 सेकंड वाले प्रयास में भी मुझे ऐसा लग रहा था कि ले तो मैं 5 सेकंड रही हूँ, लेकिन छोड़ने के वक्त में 5 सेकंड जल्दी हो रहा है। तो ये इसका कोई एक मतलब खास इक्वल ड्यूरेशन ये बनाया गया है, तो कोई खास इसकी वजह? ऐसा है कि इस तरीके के ब्रीदिंग पैटर्न के 2500 प्रयोग हैं, जिनमें इक्वल भी है, 1:2 का रेशियो भी है, कहीं पे डिफरेंट है, 4-8-8-4 है, ऐसे अलग अलग रेशियोज में उनको बनाए गए हैं और सबका डिफरेंट इफेक्ट है। तो इसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जब हम चारों को इक्वल करते हैं तो हम जो नेचुरल ब्रेथ है उसकी जगह हम हमारे ब्रेथ को भी कंट्रोल कर रहे हैं। तो सांस पे भी जिसका कंट्रोल हो जाए तो वो बाकी चीज़ों को तो इजीली कंट्रोल कर पाएगा। सो वो भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड होल्डिंग आउटसाइड वो और चैलेंजिंग है, क्योंकि लाइफ में कभी होल्ड आउटसाइड नहीं किया, इनसाइड तो किया है। बहुत से लोग सांस रोक के रोके होंगे, कबड्डी खेलते समय भी सांस रोकते तो हैं, बट छोड़ के कोई नहीं रोकता। सो वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसे बाह्य कुंभक कहते हैं। तो पूरक, रेचक, अंतः कुंभक, बाह्य कुंभक, इट्स कॉल्ड स्क्वायर, इक्वल। तो इसलिए इसमें इक्वल का रखा गया है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जहाँ तक क्वेश्चन है, तो जितना हम ऑक्सीजन लेते हैं उसके बाद गैस एक्सचेंज का टाइम मिलता है, उसके बाद जब हम छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उसके बाद जब होल्ड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बॉडी में बढ़ता है, क्योंकि हम इनहेल नहीं कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन तो गया नहीं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। बट वो लेवल जो बढ़ता है वो बहुत मॉडरेट है। 2 मिनट सांस रोकेंगे तो हो सकता है कि बेहोश हो जाए, फेंट हो जाए, बट 5 सेकंड इतना मॉडरेट है कि आपके भीतर में ब्रेन में एक सिग्नल जाएगा कि यू शुड इनहेल। तो नेक्स्ट जो इनहेलेशन होगा वो और ज़्यादा होगा। तो वो भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सेकेंड में आजकल जितने भी एथलीट्स या डाइवर्स होते हैं उन लोगों को ये प्रैक्टिस कराया जाता है होल्डिंग द ब्रेथ आउटसाइड। तो उससे उनके बॉडी का स्टेमिना बढ़ता है। तो इसलिए समताल श्वास परीक्षा में इन चारों पार्ट को लिया गया है और चारों को इक्वल रखा गया है। हाँ, छोड़ते समय में हो सकता है कि आप थोड़ा सा फास्ट छोड़ लें ताकि 5 सेकेंड में अपना एक्सेल कर सके, बट कंटिन्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वथेनदामी मुनिवृंद, जैन धर्म का सबसे बड़ा महामंत्र नमस्कार महामंत्र है। फिर उसके बाद अपने बात करें तेरापंथ धर्म संघ की, तो उसमें हम ओम भिक्षु जय भिक्षु की माला फेरते हैं, या फिर विघ्न हरण का मंगलकरण का मंत्र है, फिर अभी राशि को नमः है, ऐसी आहुसा का मंत्र है। तो वथन मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जब जैन धर्म का सबसे बड़ा मंत्र नमस्कार महामंत्र है, इसमें सभी आचार्य का, सिद्ध का, सभी आ जाता है, तो फिर दूसरे मंत्रों की क्या आवश्यकता होती है? राइट, ऐसा है कि सभी मंत्र का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस इसलिए है कि एक पर्टिकुलर मंत्र पर्टिकुलर चीज के लिए काम करता है। नमस्कार महामंत्र ओवरऑल सभी के लिए काम करता है। इसे हम ऐसे समझें, यदि आज के मॉडर्न एग्जाम्पल में, सो इट इज़ अ मल्टीविटामिन टैबलेट जिसमें सारे ही विटामिन और मिनरल्स आ गए, और मुझे स्पेसिफिक मैग्नीशियम चाहिए तो मैग्नीशियम का टैबलेट है, विटामिन B12 चाहिए तो B12 का है, विटामिन C चाहिए तो विटामिन C का है। तो यदि मुझे प्रॉपर, यदि ये प्रॉब्लम है कि फियर ज़्यादा है तो नमो अभयदयाणम का जप कर लो। यदि किसी को लगता है मुझे बुद्धि को बढ़ाना है, मेमोरी बढ़ानी है, तो ऐम का जप कर लो। मुझे ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, वीतरागता बढ़ानी, तो नमस्कार महामंत्र का जप कर लो। तो सभी का इम्पोर्टेंस अपनी अपनी जगह होता है। तो नमस्कार महामंत्र में ओवरऑल सभी आ गया। दूसरा एग्जाम्पल दूं तो जैसे आचार्य श्री हैं, तो आचार्य श्री को आपने दर्शन कर लिए, उनके प्रवचन सुन लिए, तो आपको सभी कुछ मिल गया, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। बट उसके बाद भी आप देखते हैं कि हर साधु संतों के पास जाऊं, दर्शन करूं, उनसे भी कुछ सीख लूं, तो वो उनसे भी कुछ सीख लूं तो उनका भी सिखाया हुआ कुछ ना कुछ काम लग जाता है, छोटी छोटी चीजें। तो वैसे ही
पर्टिकुलर मंत्र स्पेसिफिक उसके लिए होता है। नमस्कार महामंत्र को महामंत्र मतलब उससे सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। और जो हमें मूल चाहिए वो तो वीतरागता है। तो वीतरागता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र वही होगा जहाँ पे सिर्फ वीतराग की स्तुति वीतराग का हो। तो ये पांचों पद वीतरागता के द्योतक हैं, इसलिए नमस्कार महामंत्र को महामंत्र बताया गया। Matheen Vandami. Matheen Vandami, as Kayotsar is for relaxation, anything which can be done for ignorance or not the things just roam in my mind, like some preksha which we can do for ignorance stuff. Ignorance means? Like anything, it's just roaming in our minds. Which preksha to be done so that we can ignore that and don't affect our thinking power, like. To stop the thoughts yes. becoming thoughtless. Yes, they are useless things. Basically not affect our. So useless thing को रोकने का दो तरीका है। नंबर 1, यूजफुल चीज पे थॉट्स लगा दो तो अपने आप ही यूजलेस निकल जाएगा। बोतल में तो इतनी जगह है, एक ही चीज आ सकती है। यदि यूजलेस आएगा तो यूजफुल चला जाएगा, यूजफुल आएगा तो यूजलेस चला जाएगा। सो डाइवर्ट योरसेल्फ, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। सेकेंड, समताल श्वास परीक्षा। किसी भी थॉट्स को रोकने के लिए, थॉटलेस होने के लिए, दिस इज द बेस्ट टेक्निक। मथेन वंदामी महाराज, आपने अभी फरमाया कि बैलेंसिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी होता ये है कि हम यूट्यूब पे आपके लेक्चर सुनते हैं, हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, फैमिली के साथ मिलते हैं या फ्रेंड्स के साथ मिलते हैं, तो वापस जब उनसे सुनने को मिलता है कि तू थारो देख ले, तब हम उनको जैनिज्म की तरफ या फिर पॉजिटिव एनर्जी की तरफ या फिर ये हमारी हैबिट हमारे सराउंडिंग्स में कैसे लेके आएँ, इसके लिए कुछ गाइडेंस कीजिए ना प्लीज़। दो तरीका है। एक तरीका तो ये है सबसे अच्छा, खुद के लाइफ को एग्जाम्पल बनाना। यदि मेरा लाइफ एक एग्जाम्पल होगा तो दूसरे लोग भी अपने आप मोटिवेट हो जाएंगे। जैसे रशिया से एक आदमी आया था परीक्षा मेडिटेशन कैंप में, आई थिंक 2003 की बात है, सूरज चतुर्मास। सो आके उसने एक तरीके से बहुत परेशान किया ऑर्गेनाइजर्स को, सबको। लंबा चौड़ा था, मॉस्को से, डेनियल नाम था, तो सभी को परेशान करता। एक दिन अचानक से मेडिटेट करते करते, मैत्री की अनुप्रेक्षा करते, रोने लग गया और उसको ये रियलाइज हुआ कि आई एम सोल, और मैंने अब तक क्या किया, केवल दूसरों को परेशान किया, वो किया, ये किया, और उस दिन उसकी लाइफ बदल गई। आफ्टर दैट मॉस्को गया, सो उसकी वाइफ को बिलीफ नहीं हुआ, बोला कि ये वही डेनियल है क्या, इसका तो नेचर ही चेंज हो गया, जो हर बात पे गुस्सा करता था, लड़ाई करता था, चेंज है। बोला कि हाउ इट्स चेंज, तो उसने बोला मेडिटेशन, प्रेक्षा मेडिटेशन में गया। बोला नहीं, पॉसिबल नहीं है। बोला जाके देख लो। तो नेक्स्ट इंटरनेशनल कैंप में उसकी वाइफ तातियाना आई और उसने अटेंड किया, वो वापस गई। उसके नेक्स्ट कैंप में उसके फादर और उसके लॉयर वगैरह 8 दोस्त आए कि ये बदला तो बदला कैसे। तो वो 8 लोग भी ध्यान करने आए। क्यों? क्योंकि उसका लाइफ चेंज हुआ है। तो यदि आपके लाइफ में चेंज होगा तो दूसरे लोग फॉलो करेंगे। आप जिम जा रहे हो, फिटनेस है, तो दूसरा भी पूछेगा यार इतना फिट कैसे है, बोले पुशअप करता हूं, तो वो भी शुरू कर देगा। आप वॉक कर रहे हो, बोलेंगे कि इतने हेल्दी कैसे हो, बोला वॉक करता हूं, तो उसको भी इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे वॉक करना है। तो इस तरीके से खुद के लाइफ को एग्जाम्पल के रूप में सेट करना, इंस्पायर करने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है। सेकेंड तरीका सराउंडिंग को ठीक करने का, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। मोबाइल में यदि आचार्य श्री का प्रवचन सुन रहे हैं तो आप अकेले सुनते हो, उसी को टीवी के साथ कनेक्ट करके सुनने लग जाओ, तो घर में कोई रोकेगा तो नहीं कि यू कांट यूज टीवी, बट जब टीवी में चलेगी तो घर के सराउंडिंग में 5 मेंबर को सुनाई तो देगा ही। तो जब सुनाई देगा तो कोई ना कोई एक अच्छी चीज तो उनके भी दिमाग में जाएगी। दैट इज ऑल्सो अ वे कि हम बिना कुछ बोले भी अच्छी चीजें इम्पार्ट कर सकते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाश्रमण जी को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, उनको वंदन करते हुए मंच पर विराजित कुमार श्रमण जी, मुनिवरम और सभी संतों को नमन।
सबसे पहले तो जेनेक्स की ओर से एक कृतज्ञता की भावना भी व्यक्त करना चाहते हैं कि हम लोग नॉर्मली कर्म योग में रहते हैं और कर्म योग से ये धर्म योग में आने के बाद में यहाँ से सीखी हुई कई बातें, आज का ये सेशन या ओवरऑल ये एक क्या करना ये तो बताता ही है, लेकिन साथ में क्या नहीं करना उसके ऊपर भी लाइफ में बहुत बड़ा प्रकाश ये 2 दिनों में जानने को मिला। तो ये धर्म की प्रभावना बहुत हुई ये 2 दिनों में, तो उसके प्रति सभी की ओर से कृतज्ञता की भावना व्यक्त करते हुए मेरा प्रश्न रजू करता हूँ कि ये बैलेंस की जो बात आज हुई, सोल, फैमिली, बिजनेस और सोसाइटी, तो इसमें भी कई बार बैलेंस करते वक्त ओवरलैपिंग आ सकता है और नेचुरल प्रायोरिटी यही होगी कि पहले सोल को दिया जाए, फिर फैमिली, फिर बिजनेस या फिर सोसाइटी। लेकिन हो सकता है कई बार ओवरलैपिंग प्रायोरिटी में आगे की चीज़ को पहले लेना पड़े, तो इसमें अपने माइंड को कैसे इंस्ट्रक्शन दे कि किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी दे बैलेंस करते वक्त। एक स्टेप और बैलेंस करना है ये समझ में आया, लेकिन उस वक्त उसका चयन कैसे करें कि कौन सी चीज़ को पहले चयन किया जाए, इसके लिए ज़रा प्रकाशित करें। ऐसा है कि प्रायोरिटी तो डिफरेंट होती जाएगी हर समय। जैसे लाइफ में भी देखें तो बच्चे आपकी प्रायोरिटी है, बट जिस समय में कोई डेलीगेशन बाहर से आया हुआ है बिजनेस की डील करने के लिए, तो बच्चों की प्रायोरिटी हट करके डेलीगेशन प्रायोरिटी हो जाती है। घर में कोई बीमार है तो बिजनेस से लीव लेकर के वो घर में आ जाएगा, बोले कि मुझे अभी घर की जरूरत है। जो प्रायोरिटी चेंज होती है, सफर कोई भी नहीं करना चाहिए। सो सेल्फ का भी उतना इंपॉर्टेंट रोल है जितना बिजनेस का है। तो होना क्या चाहिए कि यदि हम एक सामायिक डेली डाल लें, मीन्स 1 आवर फॉर सेल्फ, जो सोल के लिए प्योर स्पिरिचुअल, आउट ऑफ 24 आवर्स 1 आवर, कितना परसेंटेज हुआ उसका? 4। सो 4% तो मुझे नहीं लगता कि इतने इंपॉर्टेंट को यदि हम 4 दे दें तो कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कोई असर पड़ जाएगा बिजनेस पे कि घर पे या किसी भी चीज़ में। सो चल जाएगा काम। वो इतने में भी खुश है कि 4% भी दिया, सो आई एम हैप्पी, सेटिस्फाइड। जैसे जैसे एज बढ़े उसका परसेंटेज बढ़ा के कंपनसेट कर देना। सेकेंड, 1 आवर फॉर बॉडी। बॉडी मीन्स फिटनेस बोल दो, योगा बोल दो, वॉकिंग बोल दो, स्वास्थ्य बोल दो, जो कुछ भी, ताकि वो बाकी धर्म कर्म सब में साथ दे सके। 1 आवर to 2 आवर फॉर फैमिली। एंड फैमिली में भी बैलेंस होना चाहिए, तीनों का पार्ट है, फादर, मदर, पेरेंट्स, स्पाउस एंड बच्चे। ये नहीं कि एक के साथ दिया, 2 के साथ नहीं दिया, तीनों के साथ अपना अपना शेयर होना चाहिए। सो फैमिली भी बैलेंस होगी। 2 घंटे में तो वो खुश है। वो नहीं बोलते कि आप 6 घंटे मेरे से बात करो, आधी घंटा भी ध्यान से सुन लो, इट्स मोर देन इनफ। तो टाइम देना इंपॉर्टेंट है, वो उनका भी बैलेंस हुआ। उसके बाद सोसाइटी, तो सोसाइटी में यदि एवरेज 2 घंटा भी दिन का दें या 1 घंटा भी दें, 7 आवर्स अ वीक, सो इट्स मोर देन सफिशिएंट। बाकी बिजनेस अपना है ही। तो इस तरीके से सबको बैलेंस किया जा सकता है। और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो कर रहा है, बेटर है कि अच्छे मैनेजर को रखो और अपने टाइम को अपने क्वालिटी टाइम के लिए स्पेंड कर सको। एक सामयिक की जगह 2 कर सके, कभी गुरुदेव के दर्शन के लिए 7 दिन 5 दिन सेवा के लिए जा सके, आउटिंग कर सके, वॉट एवर इट इज। बिजनेस इज फॉर लाइफ, लाइफ इज नॉट फॉर बिजनेस। तो प्रायोरिटी को डिसाइड करते हुए सबके पार्ट को मेंटेन रखें, ठीक है। ओम अर्हं चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अर्हन्ति शरणं प्रवज्जामि, सिद्धि शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षु नाम गुण उलक सुमिरण किया सरे अचिंत्या।